साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो जुड़ा हुआ है आपके फंडामेंटल राइट से। मैं बात की शुरुआत करूं, एक जनरल आइडिया जो है आपको मैं दे रहा हूं टॉपिक के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस हमें बुला लेती है, बैठा लेती है और मॉर्निंग में जो है अरेस्ट शो करती है, फिर कोर्ट में पेश करती है और फिर कोर्ट से रिमांड सीख करती है। और अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट भी बगैर रिमांड अप्लाई किए पुलिस को आपका रिमांड जो है वो सौंप देते हैं ताकि आपसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है किया जा सके। और इस पर्सपेक्टिव में धारा 57 और धारा 167 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और उसी को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया और उसमें आपके राइट्स को यह तय करते हुए कहा कि जब पुलिस आपको डिटेन कर लेती है वहीं से ही आपका अरेस्ट का टाइमिंग जो है वो शुरू हो जाता है, भले ही इट वाज नॉट अ फॉर्मल अरेस्ट। और उस सिनेरियो में अगर आपको बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करने में देरी हुई है तो वहाँ पर इस पॉइंट को रेस करते हुए आप बेनिफिट ले सकते हैं और अरेस्ट को जो है आप इनलीगल भी जो है डिक्लेयर करवा सकते हैं। पर कुछ बिंदु जो हैं उसको समझना होगा, टेक्निकली काम करना होगा। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा कैसे मिलेगा। अभी कई बार मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं मेहनत करने की बजाय बकवास करना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं कि होता ही नहीं है जी, ऐसा हो सकता है क्या, अरे होगा ही नहीं जी, बेकार की बात है, करके देखो, अगर नहीं होगा तो उसको चैलेंज करो। बट मेन बात है कि पहले ही विचार बना लिया आपने कि ये होगा ही नहीं तो आप जीतोगे कैसे। ठीक है जी। साथियों, जजमेंट जो आज डिस्कस करूँगा मैं ये है ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट का। जजमेंट है 26/9/2024 का। टी रामा देवी बनाम स्टेट के नाम से जो है जजमेंट है। साथियों, इस केस को डिस्कस करने की बजाय मैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जो है केस समझाऊंगा ताकि आपको केस समझने में जो है इजी रहेगा और आप इस कंसेंट साइटेशन को अपने केस में अप्लाई करते हुए इजीली जो है रेमेडी प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, इस केस में क्या हुआ कि एक पिटिशन जो है दाखिल हुई, क्लियर है, और उसमें अरेस्ट को जो है वो चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि अरेस्ट ही हमारा गैरकानूनी है और इसके अलावा जो हमारा रिमांड है वो भी गैरकानूनी है क्योंकि हमें 24 आवर्स के भीतर बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश नहीं किया गया। अब लड़ाई दो बातों पर लेके हो रही थी कि अरेस्ट को किस प्रकार हम करेंगे एग्जीक्यूट और अरेस्ट का टाइमिंग हम क्या मारेंगे। क्या ऑफिशियल अरेस्ट का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है या डिटेन करना अपने आप में जो है पर्याप्त होगा। क्लियर है। साथियों, इस केस में दूसरा पॉइंट ये था कि अगर स्पेशल कोर्ट से रिमांड होना है और स्पेशल कोर्ट अगर नोटिफाइड है और इसके बावजूद किसी लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और उससे रिमांड दे दिया फर्स्ट रिमांड, तो उस पर्सपेक्टिव में रिमांड की लीगलिटी क्या होगी। साथियों, इस केस में जो कंसर्न आरोपी गण थे उनको गिरफ्तार किया गया सेक्शन 406, 420 IPC, 120B IPC के तहत और इसके अलावा धारा 5 तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबलाइजमेंट एक्ट जो है यहाँ पर लगाया गया। साथियों, इस केस के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर 31 जुलाई 2024 को अक्यूज नंबर 3 और 4 को अरेस्ट किया गया जिसका टाइम था सुबह 10 बजे का। उनसे इंटरोगेशन किया गया और उनकी सूचनाओं के बेसिस पर अदर अक्यूज को जो है पकड़ा गया 1 अगस्त 24 को करीबन 12:30 बजे। मीन्स 31 जुलाई 24 की रात हो चुकी थी और 1 अगस्त जो है वहाँ पर लग चुका था, तो रात करीबन 12:30 बजे उनको पकड़ दिया। और अक्यूज नंबर 1, 2, 6 को अरेस्ट करने के बाद इन सभी अक्यूज को क्वेश्चनिंग के लिए सेंट्रल क्राइम स्टेशन ले गए। वहाँ से इनसे इंट्रोगेशन हुआ और अल्टीमेटली बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इन सबको पेश किया गया 2/8/2024 को 12:30 बजे के आसपास। ठीक है जी। और जैसे ये पेश हुए तो इनका कहना यह था कि हमारा रिमांड जो है ऑनरेबल कोर्ट अब नहीं दे सकता क्योंकि हमारा अरेस्ट ही गैरकानूनी हो गया, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम था हमें डिटेन करने का या पेश करने का वो 24 आवर्स है जो कि स्टार्ट हो जाता है डिटेंशन से ही। अगर हमें फॉर्मल अरेस्ट उसके बाद किया गया, किसी टाइम पे किया गया, तो उस सिनेरियो में उस काउंटिंग को जो है विचार में नहीं लिया जाएगा। वही काउंटिंग विचार में होगी जहां हमको डिटेन किया गया है या हमको एप्रीहेंड किया गया है। तो ऐसे सिनेरियो में इनका तर्क यह था कि 31/7/24 को जब अक्यूज नंबर 3 और 4 को गिरफ्तार किया गया सुबह 10 बजे, तो यहाँ से जो है 24 आवर्स काउंट करने होंगे। उनका अरेस्ट टाइमिंग जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इनका ये कहना था कि इस केस में सबसे पहले पुलिस के द्वारा सेक्शन 57 CRPC का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना यह था कि पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये अपने आप में ही अक्यूज के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। साथियों, फंडामेंटल क्वेश्चन कोर्ट के लिए यह था कि हम अरेस्ट को काउंट कैसे करेंगे, फ्रॉम फॉर्मल अरेस्ट
या जिस टाइम से एप्रीहेंड करा है तब से। तो मोटी मोटी बात यह है कि इसका आंसर समझने के लिए दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला तो है सेक्शन 167 CRPC, जिसमें ये स्पेसिफिक है कि अगर डिटेंशन फर्दर करना है, मीन्स बियॉन्ड 24 आवर्स करना है, तो वहाँ पर ऑर्डर चाहिए मजिस्ट्रेट का। बेसिकली पर्पस क्या है इस तरह के प्रोविजंस का कि अक्यूज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो कंसर्न अथॉरिटी वो मिसयूज नहीं कर सके पावर का, उस पर जो है कंट्रोल रखना। तो 24 आवर्स में आपको जांच पूरी करनी है। जांच पूरी नहीं कर पा रहे, बिफोर मजिस्ट्रेट जाना है, भले जुरिडिक्शन नहीं है, ही कुड गिव द रिमांड। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यू हैव टू सेटिस्फाई कि यहाँ ग्राउंड बनते हैं फर्दर प्रोसीड करने के। और ये रिमांड कौन लेगा, SHO या SIO जो जांच कर रहा है, बट उसका रैंक जो है वो SI या उससे ऊपर होना चाहिए। और जब ऐसा रिमांड वो लेगा तो वहाँ पर जो कंसर्न डायरी उसको पेश करेगा विद द अक्यूज्ड, और मजिस्ट्रेट विचार करके इस पर जो है ऑर्डर करेगा कि पुलिस को फर्दर रिमांड देना है या नहीं देना है अक्यूज्ड का। अब लिमिटेशन वाले पॉइंट पर काम करने के लिए कोर्ट ने सबसे पहले रिलाई किया लॉ लेक्सिकॉन पे, जो कि है रामानाथा अय्यर का। और इसमें ये कहा गया कि अरेस्ट जो है बेसिकली रेस्ट्रेंट है पर्सनल लिबर्टी का। जब जिस बिंदु पर अक्यूज को रेस्ट्रेंट करते हैं वही इसका डिटेंशन या अरेस्ट है। तो कुल मिला के कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन किया डिफरेंट जजमेंट्स को देखते हुए कि जब अक्यूज को एप्रीहेंड कर लिया वहीं से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। इट मीन्स लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होना था, 31 जुलाई 2024 समय 10 बजे से, ना कि उसके फॉर्मल अरेस्ट से। तो ये पॉइंट तो तय हो गया अक्यूज के पक्ष में। और दूसरा पॉइंट ये था कि स्पेशल कोर्ट को रिमांड देना था जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो कोर्ट ने वहाँ रिलाई किया 167 पे। तो कोर्ट ने यहाँ स्पेसिफिक किया कि CRPC में भी ये बात लिखी हुई है कि जहाँ प्रोविजन है स्पेशल लॉ में तो वो प्रिवेल करेगा, जहाँ प्रोविजन स्पेशल लॉ में नहीं है तो वह जनरल लॉ मीन्स CRPC प्रिवेल करेगा। तो TSPDFE एक्ट जो मैंने आपको बताया अभी, ये किसी भी रूप में डेरोगेटरी नहीं है, CRPC के प्रोविजन से ये एप्लीकेबल होगा। उस पर्सपेक्टिव में यदि रिमांड दिया भी गया है ऐसे मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन नहीं है तो ऐसा रिमांड फेल नहीं होगा। और इस व्यू को रिट्रीव किया है इवन ऑनर सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ दिनेश कुमार पांडे बनाम हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट है 2010-11 SCC पेज 550। इसके अलावा मोहन सिंह बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले में जजमेंट है ये 1997 का। दोनों ही मामले में ये व्यू जो है रिट्रीव हुआ है। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने पॉइंट नंबर 1 जो है तय कर दिया अक्यूज नंबर 3 और 4 के पक्ष में, और ये कह दिया कि चूंकि इनका डिटेंशन ही गलत है जिस कारण उनको तुरंत जो है रिहा किया जाए। और इसके अलावा रिमांड जो है वो कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि पहला रिमांड जो है स्पेशल कोर्ट देवे, पर कोई से मतलब क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होना चाहिए और जो रिमांड सीक कर रहा है वो SHO या IO जो है वो SI रैंक से ऊपर का होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो 167 में ग्राउंड्स लिखे हैं उसको सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो ग्राउंड सेटिस्फैक्ट्री है तो मजिस्ट्रेट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है। क्लियर है, जो कि बियॉन्ड 24 आवर्स होनी है, बट ये लिमिटेशन 15 डेज तक की है, इससे ऊपर एक्सटेंड नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 इंपॉर्टेंट बातें। वो क्या क्या है कि यदि आपको डिटेन कर लिया पुलिस के द्वारा तो आप इमीडिएटली जो है उनको मेल कीजिए और हायर अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म कीजिए, इवन मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कीजिए कि हमको जो है डिटेन कर लिया गया, मीन्स हमारे रिलेटिव को या हमारे मिलने वाले को। तो वो टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस तरह के बिंदुओं को डिटरमिन करने के लिए, और ऐसे बिंदुओं को फायदा मिलता ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बेल लगा रहे हैं या रिमांड को जो है आर्ग्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 167 CRPC को ध्यान में रखिए। इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदा चाहिए बियॉन्ड 24 आवर्स। तो इनका कहना ये होता है कि 24 आवर में जो हमने जांच करी वो पर्याप्त जांच नहीं हो पाई है। तो सबसे पहली बात, जांच क्या हुई है और आगे क्या जांच की जानी है, क्या फाउंडेशन बेसिस से बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं देन इट इज पैटल। तीसरी बात, 167 CRPC का एप्लीकेशन कौन कर पाएगा, SHO या IO जो SI रैंक से ऊपर है। इंपॉर्टेंट बात, 57 CRPC के एप्लीकेशन के लिए एप्रीहेंडिंग ही पर्याप्त है। अगर एप्रीहेंड कर लिया, उसको डिटेन कर लिया तो पर्याप्त है, वहीं से लिमिटेशन काउंट होगा। एक्चुअल अरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, बिफोर मजिस्ट्रेट जाने के साथ साथ अगर लगता है मजिस्ट्रेट बात नहीं सुन रहा है, रिमांड को देना चाह रहा है या उनकी गलत कार्रवाई पर एक्ट अपॉन नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप रेट ऑफ हैबेस कॉर्पस तुरंत जो है फाइल कर दो। हाई कोर्ट में जाके आप फाइल कर सकते हो। छठी इंपॉर्टेंट बात, अगर ऑफेंस पनिशेबल है 7 ईयर्स तक तो आपको धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का लाभ क्यों नहीं मिला, ये भी चैलेंजिंग टास्क है, इसको भी आपको जो है देखना होगा। आठवीं इंपॉर्टेंट बात, आप अरेस्ट को जो है जरूर चैलेंज करो इन एडिशन टू द बेल एप्लीकेशन। नवीं इंपॉर्टेंट बात कि जो आपको एप्रीहेंड किया गया है उसका बेसिस क्या है, उसका अगर बेसिस नहीं है देन यू कुड आल्सो मेक द चैलेंज टू द सेट प्रोसीडिंग। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, अगर गलत तरीके से आपको एप्रीहेंड किया गया तो अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार की लाइट में आप मुआवजा मांगिए। आप ये मत देखिए कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको मांगना है।
आप अपने राइट्स को सिक्योर करो। अगर आप नहीं मांगोगे तो वैसे कुछ नहीं मिलेगा। तो आउटकम पे जाने के बजाय आप वर्कआउट करो पॉइंट के ऊपर। और भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है ना कि भाई आप फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो कर्म ही नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा आपको? तो आप काम करोगे, सफलता ट्रायल कोर्ट से नहीं मिले तो हाई कोर्ट से मिल जाएगी, बट मिलेगी जरूर। इस बात को मांग के रखना अगर पॉइंट सही रेस किया आपने। जैसे इनको जो है फायदा मिला तो कोर्ट ने इनका अरेस्ट ही गलत मान लिया और अल्टीमेटली इनको रिलीज करने का ऑर्डर कर दिया, और इसके बनस्पत जो अक्यूज 1 और 2 थे उन्होंने कोई वैलिड पॉइंट चैलेंज नहीं करा, ना पॉइंट को रख पाए, तो उनके पर्सपेक्टिव में कोई भी ऑर्डर नहीं हुए। तो वही केस, वही जो है मैदान है, पर 2 लोग जो है फायदा ले गए जो चैलेंज कर रहे थे, और जो लोग चैलेंज नहीं कर पाए इन प्रोसीडिंग्स को, उनको फायदा नहीं मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा तो केवल एक निवेदन है, आपको केवल उस पर वर्कआउट करना है। अगर प्रॉपर वर्कआउट कर लोगे, प्रॉपर पॉइंट रेस कर लोगे, तो डेफिनेटली जो है हमको फायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक जो है ये नॉलेजेबल है और इसने आपके नॉलेज को जो है इनहेंस किया एज फार एज 57 सीआरपीसी एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी इज कंसर्न। तो घबराने का नहीं है, आपको काम करना है अपने राइट्स के ऊपर, ताकि हमें कोई भी दिक्कत जो है वहां पर नहीं हो। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।